हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका वर्ड पावर सीरीज़ का पार्ट नंबर 4। इसमें हम लोग देखते आ रहे हैं। एक तो वर्ड पावर मेड इजी जो नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखी गई बुक है रेड कलर की, उसको देख रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ मैं अपने नोट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। मतलब मेरे नोट्स में आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स भी मिलेंगे जो वर्ड पावर मेड इजी वाले बुक में नहीं दे रखा है, तो उसको भी मैं अच्छे तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। इस पूरे सीरीज़ में देखने वाले हैं रूट वर्ड्स के थ्रू और इटाइमोलॉजी मतलब उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, किसी भी वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे वो जन्म लिया है, उसके बारे में देखने वाले हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं। और कुछ ऐसे भी वर्ड्स मिलेंगे जहाँ पर उसका रूट वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा या फिर किसी बुक में मेंशन नहीं होगा, किसी डिक्शनरी में मेंशन नहीं होगा, तो उसके लिए मैं अलग से आपको ट्रिक बता दूंगा ताकि आप किसी तरीके से भूलो नहीं एग्जाम में। ठीक है। और जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे, अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो इस नाम से एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आपको सारे PDF आपको मुफ्त में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, मतलब मैं सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करता, पढ़ाने के बाद याद करवाने की भी जिम्मेवारी लेता हूँ। अगर आपको याद करने हैं चीज़ों को तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है कि सर मुझे प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने हैं। मैं आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करा दूंगा, वहाँ से आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे चीज़ों को। और बहुत सारे लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अब आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, हालांकि फर्स्ट लेक्चर से ही दिया जाना चाहिए था। मैं आज के बाद डेली इस चीज़ को मेंशन कर दूंगा ताकि आप कैच कर पाओ कि कौन सा वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ठीक है। एडवर्ब तो इन जनरल हर कोई जानता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ly लगा है तब उसको इन जनरल एडवर्ब कहते हैं। अच्छा, पता है इन जनरल वर्ड का मतलब क्या होता है? जब भी मैं कभी बोलता हूँ इन जनरल मतलब सामान्यतः, सामान्य तौर पर, साधारण तौर पर, तो उसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है हमेशा नहीं, है ना। तो इन जनरल कहने का मतलब है कि सामान्य तौर पर ly वाले वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो ly लगने के बाद एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये कब होता है, कैसे होता है, ये मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब जब मैं ग्रामर पढ़ा रहा था, ये दोनों चैप्टर मैं कंप्लीट करा दिया हूँ और इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया हूँ कि उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये मेरी गारंटी। आप जाकर के चेक कर लेना इस पूरे चैप्टर को, एडजेक्टिव एडवर्ब वाले चैप्टर को। एक भी उससे अगर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन बाहर पूछा हो या फिर आने वाले एग्जाम में इससे बाहर पूछेगा तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं काफ़ी डेप्थ पढ़ाया हूँ, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम जा करके बैठो। ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि इन जनरल ly वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं और कई ऐसे भी वर्ड होते हैं जो ly लगने के बावजूद भी वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव कब होता है ये मैं पूरे चैप्टर में, ग्रामर वाले चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ। ठीक है। लेकिन इन जनरल समझना आपको क्या है कि ly है तो वो एडवर्ब है। फिर देखो यहाँ पर इक है, एड है, अस है, अल है, आइव है, तो ये सारे अगर वर्ड आपको मिल जाएंगे, मतलब किसी भी कोई भी ऐसा वर्ड है जो ये सारे सफिक्स से एंड कर रहा है, तो समझ जाना आपको क्या कि वो वाला वर्ड एडजेक्टिव है। यहाँ तक क्लियर है? या फिर एट है, आइज है, फाई है, ये सारे जो सफिक्स हैं इससे एंड करता हुआ कोई भी वर्ड आपको मिल जाए तो समझ जाना कि वो वर्ब होता है। नेस है, इटी है, इज़म है, वाई है, ION है ना। जैसे TION काफ़ी बार आप देखे होंगे। तो ये सारे जितने जो वर्ड होते हैं ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है? नाउन को इंडिकेट कर रहा होता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नेस, इटी, इज़म, वाई, ION से एंड करने वाले वर्ड नाउन होते हैं। एट, आइज, फाई, ये सारे सफिक्स से एंड करने वाले वर्ड्स वर्ब होते हैं। इक, एड, अस, अल, आइव, ये सारे सफिक्स से एंड करने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। और जो भी वर्ड के लास्ट में ly होता है वो इन जनरल एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आज जो भी हम लोग रूट वर्ड्स देखने वाले हैं, पहले तो ये समझ जाओ कि ये सारे रूट वर्ड के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एक ऑटो, ईगो, ईडियो, प्रॉपर, सुई, तो ये सारे रूट वर्ड्स को देखने वाले हैं और ये सबका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही है, उसका मीनिंग है आई, ऑफ हिज सेल्फ। क्लियर? वर्ड पावर मेड इजी वाले बुक को उठाओगे तो उसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सेशन जो है वो इस वाले वर्ड से आपका शुरू होता है, ईगो वाले शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है? सेल्फ, है ना। इगोइज्म, इगोटिस्ट, इगोइस्ट, ये सारे वर्ड को वहां पर हम लोग देख रहे होते हैं। एक बात और ध्यान में रखना, अगर कोई भी वर्ड OR से लास्ट करता है, OR से या फिर ER से या फिर IST से, ध्यान देना क्या क्या बताया, OR से लास्ट करे, ER से लास्ट करे, IST से लास्ट करे, तो समझ जाना वो किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा होता है, किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा होता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए,
तो आज के लेक्चर में कौन कौन से आपको दिखने वाले हैं रूट वर्ड्स, तो ऑटो, ईगो, ईडियो, प्रॉपर, सुई, सबका मीनिंग क्या होता है? सेल्फ होता है। ध्यान देना, सेल्फ में जब भी कहता हूं तो सिर्फ सेल्फ का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है खुद, है ना, खुद या फिर खुद ही, है ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ ऐसे कहते हैं, मतलब मैं खुद ही, है ना, माई सेल्फ कहते हैं इसको, योर सेल्फ मतलब तुम खुद ही, तो सेल्फ का मतलब खुद होता है। ध्यान देना, सेल्फ का सेंस और भी कई सेंस में निकलता है। जैसे देखो, सेल्फ का मीनिंग जो निकलता है कई बार अलोन के सेंस में निकलता है ना, आप खुद हो, अकेला हो, तो समझ रहे हो, ये अलोन का सेंस देता है। तो यहां तक क्लियर है कि ये अलोन का सेंस देता है। किसी के सेल्फ बॉडी के बारे में भी ये बता रहा होता है, मतलब किसी सिंगल बॉडी के बारे में भी ये बता रहा होता है ना, किसी के शरीर के बारे में भी ये चीज बता रहा होता है। तो ध्यान दोगे इस चीज को कि जहां भी सेल्फ का मीनिंग निकलता है तो कोई जरूरी नहीं कि खुद का सेंस दे, वो अलोन का भी सेंस दे सकता है, किसी बॉडी का भी सेंस दे सकता है। क्लियर यहां तक कॉन्सेप्ट? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कई लोग का कहना है कि सर लंबी वीडियो आप बना रहे हो तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, मतलब देखते देखते बोर हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बोर होना लाजमी है। तो मैं क्या करूंगा, आज से छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको दूंगा। जैसे कि आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग ऑटो को देखने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ईगो और ईडियो को, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर और सुई को। क्लियर यहाँ तक? और सबके टेस्ट भी बन रहे हैं, तो मैं इसका प्रैक्टिस भी करा दूंगा आपको प्रैक्टिस बैच में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो चीज़ मैं पढ़ा देता हूँ याद भी करवा देता हूँ साथ साथ में। मतलब ऐसा कोई टीचर है नहीं कि इस चीज़ को प्रोवाइड करा दे, है ना, मतलब पढ़ा भी दे और याद भी करवा दे। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के रूट वर्ड को देखेंगे, ऑटो को। पहले तो देख लो कि कितने सारे वर्ड्स को देखने वाले हैं। यहाँ पर ऑटो से बनने वाले वर्ड्स हैं ऑटोफोबिया, ऑटोप्सी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफर, ऑटोग्राफ, ऑटोमोबाइल, ऑटोनॉमी, ऑटोनमस, ऑटोमेटिक। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाई से एंड कर रहा है, ओ यू एस से एंड कर रहा है, आई सी से एंड कर रहा है, तो समझ गए कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल क्या है। ये सारे सफिक्स का ये सारे मीनिंग है। आई सी मतलब ऑटोमेटिक वाला वर्ड में आई सी था तो वो एडजेक्टिव है ना। फिर आपका ओ यू एस था तो अस है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अगर वहाँ पर आई टी वाई है और फिर वाई से एंड कर रहा है तो वो नाउन है। समझ गए यहाँ तक? जैसे ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी में वाई से एंड कर रहा है मतलब ये नाउन है। फिर ऑटोमेटिक तो वो एडजेक्टिव है। ऑटोनमस इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स को कैच भी करते जाना है साथ साथ में। अब देखो, यहाँ पर ईगो से बनने वाले वर्ड्स, जो आपका वर्ड पावर मेड इजी बुक है, इसी वर्ड से स्टार्ट हुआ है। ईगो का देख लो कौन कौन से वर्ड्स बने हैं। ईगोइज्म है, आई एस एम, इज्म से लास्ट किया मतलब ये नाउन है। फिर ईगोटिज्म है, फिर ईगोटिस्ट है, ईगोइस्ट है। अब ये भी बताया कि आई एस टी से एंड करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा होता है। फिर ईगोसेंट्रिक है, ईगोमेनिया है, ईगोफोनी है। फिर ईडियो से बना है आपका इडियोसी, इडियम, इडियोमैटिक, इडियट, इडियोटिक, इडियोब्लास्ट, इडियोग्लोसिया, इडियोलेक्ट, इडियोमॉर्फिक, इडियोपैथिक, इडियोप्लाज्म, इडियोसिंक्रेसी। और ध्यान देना, ये वाला वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर बुक में आपको ये वर्ड देखने को मिल जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है ये। फिर प्रॉपर से बनता है, ध्यान देना इस रूट वर्ड में बीच में ई नहीं है ना, लेकिन इससे बनने वाले वर्ड्स में ई आपको देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर का मतलब भी सेल्फ होता है। यहाँ पर प्रॉपर है, प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है प्रॉपरी, प्रॉपरी बोलो प्रॉपर बोलो बात सेम है ना, इसी से बना हुआ है दोनों। फिर यहाँ पर प्रॉपरी से बना है प्रोप्रिएटरी, फिर है प्रोप्रिएटर, प्रोप्रिएटी, फिर है अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएशन, एक्सप्रोप्रिएट, फिर है एक्सप्रोप्रिएशन, इम्प्रॉपर, इम्प्रोप्रिएट, इम्प्रोप्रिएटी, फिर है इनअप्रोप्रिएट। ठीक है। सुई से वर्ड्स बने हैं सुसाइडल, सुसाइड, सुसाइडोलॉजी। तो ये सब के मीनिंग हम लोग देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ देखेंगे ऑटो को। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। और यहाँ पर है फोबिया, ऑटोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर, नॉर्मल फियर नहीं, एक्सट्रीम फियर। मतलब ये एक तरह का मॉर्बिडिटी है, यानी कि बीमारी है। बीमारी इन द सेंस कि किसी को फोबिया होता है, मेनिया होता है, मतलब वो एक्सट्रीम लेवल का होता है। ये कॉमन सी बात नहीं होती है। मतलब अगर किसी को ऑटोफोबिया है तो वो अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डर जाएगा, सिंगल रहने से नहीं, अलोन रहने से। सिंगल मतलब समझ लो, सिंगल कहने का मतलब अगर शादीशुदा नहीं है तो उस सेंस में नहीं है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है अगर किसी कमरे में कोई व्यक्ति अकेला है, कहीं पर किसी के घर में कोई व्यक्ति अकेला है ना,
तो अलोन रहने का, आइसोलेटेड रहने का जो उसका एक्सट्रीम फियर होता है, वो मतलब मरने की हालत हो जाती है उस केस में, है ना, और फिर चक्कर आ जाएगा, उसको बेहोश सा हो जाएगा। तो ऑटोफोबिया में ये सारी चीज़ें होती हैं किसी के साथ। तो ये शब्द बना कैसे है? ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, मतलब खुद होता है, खुद यानी कि अलोन का भी सेंस देता है। तो अलोन रहने का, आइसोलेट रहने का, आइसोलेटेड रहने का जो फियर है, फोबिया है, इसको कहते हैं ऑटोफोबिया। इसका सिनोनिम ध्यान रखोगे, इसका एक सिनोनिम होता है मोनोफोबिया। मोनो का मतलब भी होता है सिंगल, तो सिंगल रहने का जो फोबिया होता है उसको ऑटोफोबिया कहते हैं, है ना। अलोन रहने का फोबिया को मोनोफोबिया कहते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के एनोनिमस है। अब यहाँ पर समझो, आपके एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा, एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग अलोन और फिर एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग आइसोलेशन, है ना, आइसोलेटेड। तो ये क्या कहलाता है? ऑटोफोबिया फिर मोनोफोबिया। कैसे बना है समझ गए आप, है ना। ऑटो मतलब सेल्फ यानी अलोन का सेंस देता है, मोनो का मतलब भी सिंगल होता है, सिंगल रहने का सेंस देता है, और फोबिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर। इस पूरे चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं, फोबिया के चैप्टर को, ठीक है। अब अगला वर्ड है ऑटोप्सी। समझना यहाँ पर ऑटोप्सी, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और फिर किसी की बॉडी होती है ना, किसी का शरीर होता है। ऑप्सिस फिर यहाँ पर छुपा है, मतलब ये दो वर्ड से मिलकर के बना ऑटो और ऑप्सिस, मतलब किसी के बॉडी के ऊपर ऑप्सिस किया जाए यानी कि सर्जरी किया जाए। ऑप्सिस का मतलब होता है टू व्यू करना, मतलब देखना उसको। अब किसी के बॉडी को आप पूरे अंदर तक कैसे देख पाओगे? जब तक उसका चीर फाड़ नहीं करोगे तो कैसे देख पाओगे? तो किसी के बॉडी को आपको अच्छे से एग्जामिन करने के लिए, उसको व्यू करने के लिए, देखने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा? चीर फाड़ करना पड़ेगा, है ना। तो किसी के डेड बॉडी के ऊपर अगर ऑप्सिस किया जाता है यानी कि ऑपरेशन किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है, तब उस केस में कहा जाता है कि ये ऑटोप्सी हुआ है इसका, है ना। तो यहां तक क्लियर है कि ऑटोप्सी कैसे बना? ऑटोप्सी कैसे बना समझ गए आप? एक सेकेंड। हाँ, तो ये दो वर्ड से बना है, ऑटो और ऑप्सिस। ऑटो का मतलब सेल्फ और फिर किसी की बॉडी के बारे में कह रहा है। ऑप्सिस से बना है, ऑप्सिस कहने का मतलब उसका ऑपरेशन किया जाता है टू व्यू करने के लिए, देखने के लिए, है ना। ऑप्सिस का मतलब ऑपरेशन करना नहीं, ऑप्सिस का मतलब व्यू करना, देखना। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। किसी के डेड बॉडी के ऊपर अगर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है इस बात को पता करने के लिए कि उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, मरने का रीजन क्या है, कॉज क्या है, तब उस केस में उसको क्या कहा जाता है? ऑटोप्सी कहा जाता है। तो ये पूरा सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आपके एग्जाम में, तो समझ जाना कि ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है। चीर फाड़ करके मतलब पोस्टमार्टम करना, है ना, पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम करते किसके ऊपर है? जीवित प्राणी के ऊपर नहीं करते, वो मृत व्यक्ति के ऊपर हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। तो पोस्टमार्टम में भी आपका छुपा हुआ एक वर्ड, पोस्ट का मतलब के बाद, है ना, और मॉर्टम का मतलब मरना, यानी कि मरने के बाद किसी के बॉडी के ऊपर जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है चीर फाड़ करके, उसको कहा जाता है पोस्टमार्टम, है ना। और इसका ही सिनोनिम है आपका ऑटोप्सी, तो ध्यान रखोगे इस चीज का। फिर इसका एक और सिनोनिम है नेक्रोप्सी। तो नेक्रो वर्ड को भी देखने वाले हैं, आपके वर्ड पावर मेडिजी वाले बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, इसके ऊपर और सारे कई वर्ड्स बनते हैं। तो नेक्रो का मतलब होता है डेथ, और ऑप्सिस का मतलब अभी बता दिया, ऑप्सिस का मतलब क्या होता है? टू व्यू करना, देखना। यानी कि ऑटोप्सी बोलूं, नेक्रोप्सी बोलूं, पोस्टमार्टम बोलूं, तीनों का अर्थ होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किसी डेड बॉडी के ऊपर। अब किसी जीवित प्राणी के ऊपर अगर चीर फाड़ करके देखा जाए तब उस केस में क्या कहलाएगा? तब कहलाएगा बायोप्सी। यानी कि ऑटोप्सी, नेक्रोप्सी और पोस्टमार्टम, ये तीनों वर्ड का जो एंटोनिम है वो क्या होगा? बायोप्सी। बायो का मतलब जीवित प्राणी और ऑप्सिस का मतलब टू व्यू, मतलब जीवित प्राणी को व्यू करने के लिए भी अगर उसका चीर फाड़ करते हैं तब उसको कहा जाता है बायोप्सी। क्लियर यहाँ तक? तो ऑटोप्सी बोलूं, नेक्रोप्सी बोलूं, पोस्टमार्टम बोलूं, तीनों एक ही वर्ड्स हैं, एक ही वर्ड है, मतलब सिनोनिमस हैं एक दूसरे के। और इसका एंटोनिम यानी कि इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया आपका बायोप्सी। क्लियर? ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑटोप्सी, नेक्रोप्सी और पोस्टमार्टम कॉर्प्स के ऊपर होता है, डेड बॉडी के ऊपर होता है। क्लियर यहाँ तक? फिर है आपका ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी कैसे बना है? ऑटो का मतलब सेल्फ और नॉमी का मतलब लॉ। अब कहोगे सर नॉमी का मतलब तो आपने बताया था कि कोई वर्ड होता है ना, पिछले लेक्चर में वर्ड भी बताया था, या फिर इसका मतलब नेम भी बताया था। नेम बोलूं और फिर वर्ड बोलूं तो ध्यान देना वहां पर नॉमी नहीं था, वहां पर नीम्स था, है ना, नीम्स था वहां पर, है ना। जो एक वर्ड बना था आपका क्या, एक्रोनिम, एक्रोनिम बना था। तो एक्रोनिम में आपका नीम आया था, है ना। तो इसका मतलब होता है वर्ड और फिर नेम। लेकिन नॉमी है
तो नॉमी और निम्स में दोनों में फर्क दिख रहा है। तो नॉमी का मतलब होता है लॉ और फिर रूल, है ना, रूलिंग और फिर लॉ। क्लियर यहाँ तक। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, सेल्फ लॉ। सिंपल सी बात है, इसमें मीनिंग भी छुपा हुआ है। सेल्फ आपके एग्जाम में पूछेगा, अ सेल्फ गवर्निंग स्टेट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी स्टेट, है ना, ऑटोनॉमी, और फिर ऑटोनोमस स्टेट। फिर आपको बोलेगा सेल्फ रूलिंग स्टेट को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी कहते हैं, है ना, ऑटोनॉमी उसको मिला हुआ है, वाई से एंड कर रहा है, यानी कि ये नाउन है। अब समझो एक चीज और, जैसे कि हम लोग 1947 के पहले क्या थे, गुलाम थे अंग्रेजों के, है ना, और 1947 में हम लोगों को क्या मिला, आज़ादी मिली। अब आज़ादी मिली, इसका मतलब है कि इंडिया कैसा स्टेट हो गया, ऑटोनमस स्टेट हो गया। समझ पा रहे हो, ऑटोनमस मतलब सेल्फ गवर्निंग है, हम लोग सेल्फ का एक लॉ है, किसी दूसरे के अधीन हम लोग नहीं हैं, तब इस केस में इसको कहा जाता है ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी का आपका क्या हो गया सिनोनिम, फ्रीडम और फिर इंडिपेंडेंस। इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया डिपेंडेंस और फिर हेट्रोनॉमी। हेट्रो का मतलब होता है अदर और नॉमी का मतलब होता है निम्स, नॉमी का मतलब होता है लॉ और फिर रूल, है ना। तो अगर कोई दूसरे व्यक्ति हमारे ऊपर रूल कर रहा है तब उसको हेट्रोनॉमी कहते हैं, यानी कि हम अभी भी गुलाम है ना। तो ऑटोनॉमी का आपका जो प्योर तरीके से कहा जाए रूट वर्ड के माध्यम से कि इसका एंटोनिम क्या होगा, तो हेट्रोनॉमी, और इसका सिनोनिम क्या होगा, तो फ्रीडम और फिर इंडिपेंडेंस। हम लोग इंडिपेंडेंट है ना। तो यहां तक क्लियर है। फिर ऑटोनॉमी का आपका एडजेक्टिव बना है OUS से एंड करा, देख रहे हो, ऑटोनोमस यानी कि हैविंग सेल्फ गवर्नमेंट, इसका ये मीनिंग है। अब समझ आना कि एडजेक्टिव का क्या अर्थ होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे यहाँ पर एन ऑटोनोमस स्टेट है, तो स्टेट या फिर कंट्री आपका नाउन है और इसके पहले एडजेक्टिव आ रहा है। तो OUS से एंड करने वाला कोई भी वर्ड आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई उसका नाउन जरूर आएगा। तो अगर आप सेंटेंस में भी इस्तेमाल करोगे तो इस तरीके से इस्तेमाल होगा इसका, एन ऑटोनोमस स्टेट कंट्री, है ना, एन ऑटोनोमस स्टेट और फिर एन ऑटोनोमस कंट्री। यहाँ तक क्लियर है। ध्यान देना, स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य नहीं होता, इसका मतलब कंट्री भी होता है। ये बहुत ही व्यापक वर्ड है, स्टेट कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है। इसका डेफिनेशन बहुत तरीके से दिया गया है ना, खास करके हमारे संविधान में भी दिया गया है स्टेट का मीनिंग। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्लियर होते जा रहा है आपको। देख लो यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। अब हम लोग ऑटो को छोड़ते हैं, पहले बायोग्राफी को समझते हैं। बायो का मतलब होता है कोई जीवित प्राणी, और ग्राफी का मतलब होता है एक वर्ड से बना है ग्राफिन। ग्राफिन का मतलब होता है टू राइट, लिखना। पिछले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूं। तो अगर किसी जीवित प्राणी के बारे में अगर कुछ लिखा गया तब उसको कहते हैं बायोग्राफी। यानी कि बायोग्राफी का मतलब है कि किसी की जीवनी, और किसी की जीवनी अगर वो व्यक्ति खुद नहीं लिखा है, कोई दूसरा व्यक्ति लिखा है, तब कहते हैं उसको बायोग्राफी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवनी खुद से लिखा है तब उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है मीनिंग? फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर ऑटो नहीं है, सिर्फ बायोग्राफी है, तो बायो का मतलब होता है जीवित प्राणी और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफिन, यानी कि टू राइट, लिखना। तो किसी की जीवनी को लिखना बायोग्राफी कहलाया, है ना। मतलब आपकी जीवनी को अगर आपका भाई लिखता है, आपका दोस्त लिखता है, फिर आपका कोई फैन है ऐसा जो आपके बारे में लिखता है, तब आपकी जीवनी को कहा जाएगा बायोग्राफी, कि किसी ने आपकी बायोग्राफी को लिखा है। लेकिन आप अपनी जीवनी को खुद से लिखते हो तब वो क्या कहलाता है, तब वो जीवनी, वो स्टोरी, वो कहलाएगी ऑटोबायोग्राफी। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो खुद से लिखी गई अपनी जीवनी ये कहलाता है ऑटोबायोग्राफी। और उस चीज को लिखने वाला व्यक्ति, उस कहानी के बारे में लिखने वाला व्यक्ति, किसी की जीवनी जो खुद की जीवनी लिखी गई है, तब उस लिखे गए व्यक्ति को कहते हैं ऑटोबायोग्राफर, क्योंकि ER से लास्ट करने वाला व्यक्ति किसी पर्सन को इंडिकेट करता है। तो ये भी आपका क्लियर है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अ पर्सन हु राइट्स देयर ओन बायोग्राफी इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफर। और ध्यान देना, वहां पर एक ऑप्शन बायोग्राफर भी होगा और दूसरा ऑप्शन ऑटोबायोग्राफर भी होगा, लेकिन ओन बायोग्राफी है ना, यहाँ पर अपनी जीवनी खुद से लिखी गई की बात अगर कही जा रही है तो ऑटोबायोग्राफर होगा, ना कि बायोग्राफर, है ना। दूसरा यहाँ पर वन वर्ड में पूछा जाएगा, द बायोग्राफी ऑफ ए पर्सन नरेटेड बाय दैट पर्सन। मतलब वो पर्सन जो है खुद से नरेट किया है, अपनी स्टोरी को बताया है और लिखा है, तब उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। या फिर दूसरे तरीके से पूछ सकता है, अ यूजुअली रिटन अकाउंट ऑफ
अ पर्सन्स लाइफ इन दियर ओन वर्ड्स, खुद के शब्दों से अगर कोई व्यक्ति अपनी स्टोरी के बारे में, अपने लाइफ के बारे में बताया है, तब उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बीच आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आज के बाद, क्लियर। फिर यहाँ पर ऑटोग्राफ, कई सारे सेलिब्रिटी के पास आप जाते हो कि सर ऑटोग्राफ दे दो, है ना। हालांकि आज तक मैं नहीं गया हूं। तो देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ग्राफ का मतलब होता है राइट करना यानी लिखना। तो यहाँ पर क्या निकल करके आया कि खुद से लिखा गया, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि ऑटोग्राफ आप क्यों लेते हो, ताकि वो पर्सन, वो सेलिब्रिटी आपको फ्यूचर में फिर से मिले तो आप कह पाओ कि सर देखो देखो आपने अपनी हैंडराइटिंग से अपना सिग्नेचर खुद से दिया था, है ना। और फिर 2 शब्द मेरे बारे में, फिर मुझे मोटिवेट करने के लिए 2 बातें आपने लिखी थी इस पेपर के ऊपर। तो आप उस व्यक्ति को भी दिखा सकते हो, आप फिर किसी फ्रेंड के पास भी शो ऑफ कर सकते हो कि देखो देखो मैं विराट कोहली से मिला था, है ना, महेंद्र सिंह धोनी से मिला था, तो उनका ऑटोग्राफ है मेरे पास। तो ऑटो का मतलब सेल्फ हो गया और ग्राफ का मतलब लिखना, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा खुद से लिखी गई चीज़ों को कहते हैं ऑटोग्राफ। फिर किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया खुद का सिग्नेचर जो होता है, क्योंकि सिग्नेचर कोई दूसरा व्यक्ति तो कर नहीं देगा, वो खुद से करेगा, तो उसको कहते हैं ऑटोग्राफ। तो ऑटोग्राफ का आपको कैसे पूछेगा एग्जाम में कि समथिंग रिटन और मेड विथ वंस ओन हैंड, खुद के हाथों से लिखा गया कुछ चीज़ें जो है उसको कहते हैं ऑटोग्राफ। और फिर अ पर्सन्स हैंड रिटन सिग्नेचर को भी कहते हैं ऑटोग्राफ। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है आपका ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का क्या मतलब होता है, देखो मोबाइल का मतलब होता है टू मूव करना, वॉक करना। जैसे आपका सेलफोन है ना, तो पहले के ज़माने में सेलफोन नहीं होता था, है ना, मतलब 90s के पहले तो सेलफोन नहीं होता था। बड़े बड़े क्या होते थे, डब्बे वाले एकदम बहुत बड़े बड़े आपका रिसीवर होता था, है ना। और तो वो फ़ोन को क्या करते थे हम लोग, मूव कर पाते थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर पाते थे, पॉकेट में तो लेकर के नहीं जाते थे, है ना। तो जब से आपका सेलफोन आया है तब से उसका नाम मोबाइल पड़ गया। क्यों मोबाइल पड़ गया, क्योंकि इसको हम लेकर के कहीं भी कैरी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, है ना। तो मोबाइल का मतलब होता है टू मूव करना, टू वॉक करना। और भी वॉक करने का और मूव करने का और भी रूट वर्ड होता है, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आने वाले कुछ चैप्टर्स में, ठीक है। तो ऑटो का मतलब क्या हो गया, ऑटो का मतलब खुद से, और मोबाइल का मतलब मूव करना, यानी कि सेल्फ मूविंग को क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोमोबाइल। और सेल्फ मूविंग कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, खास करके मोटर गाड़ी, है ना। तो मोटर गाड़ी को ही कहा जाता है ऑटोमोबाइल, ध्यान रखोगे। तो ऑटोमोबाइल का क्या मतलब हो गया, ऑटोमोबाइल आपका इंजीनियरिंग भी होता है, इसमें सिर्फ गाड़ी के बारे में लोग अध्ययन करते हैं, और मैकेनिकल में उसके पार्ट पुर्जे और डिजाइनिंग वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल का मतलब क्लियर है, ऑटो का मतलब सेल्फ और मोबाइल का मतलब मूविंग यानी वॉक करना। तो सेल्फ मूविंग जो चीज़ें हैं, मोटर गाड़ी, इसको कहा जाता है ऑटोमोबाइल। यहाँ पर आपसे ऐसे पूछा जाएगा, अ यूजुअली 4 व्हील्ड ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव मतलब खुद से चलने वाले व्हीकल्स डिजाइंड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑटोमोबाइल, ध्यान रखना है। लास्ट है आपका ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक का मतलब होता है सेल्फ एक्टिंग। जैसे एटीएम मशीन है तो ऑटोमेटिक काम करता है ना, बस आपको एटीएम अपना डाल देना है, वो अपना काम खुद से कर देगा। तो ऐसे मशीन को कहते हैं ऑटोमेटिक मशीन, है ना। तो ऑटो का मतलब सेल्फ, मतलब खुद से, और मैटिक का मतलब होता है टू एक्ट करना, है ना, काम करना। तो खुद से काम करने वाले मशीनों को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो इतने सारे वर्ड्स ऑटोमेटिक से थे, ऑटो से थे, है ना। तो देखते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से वर्ड आए हैं ऑटो से रिलेटेड। तो ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, फिर अपनी बॉडी होती है, और फिर अलोन का भी सेंस देता है ऑटो, है ना। तो ऑटोफोबिया यानी कि अलोन रहने वाला जो डर होता है, एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग अलोन, इसको कहते हैं ऑटोफोबिया। ऑटोप्सी का मतलब होता है ऑटो यानी कि सेल्फ, और मतलब किसी की बॉडी को इंडिकेट कर रहा है, और ऑप्सिस मतलब व्यू करना। तो किसी के बॉडी को व्यू आप कब कर पाओगे, जब उसका चीरफाड़ करोगे, है ना। तो इसको कहते हैं ऑटोप्सी। इसका और भी रूट वर्ड होता है, जैसे नेक्रोप्सी बताया था, है ना, और पोस्टमार्टम बताया था। तो ये तीनों को ध्यान रखोगे। और इसका एंटोनिम होता है आपका बायोप्सी, यानी कि किसी जीवित प्राणी के ऊपर चीरफाड़ करना बायोप्सी कहलाता है। फिर ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की जीवनी को लिखना क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफर उस पर्सन को कहते हैं जो अपनी जीवनी को खुद से लिखता है। फिर ऑटोग्राफ यानी कि किसी के हाथों से खुद का सिग्नेचर या फिर कुछ सेंटेंस जो लिखे जाते हैं उसको ऑटोग्राफ कहते हैं। फिर ऑटोमोबाइल मतलब खुद से चलने वाले जो वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसको ऑटोमोबाइल कहते हैं, खास करके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को। फिर ऑटोनॉमी, तो ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, और नोमी का मतलब लॉ होता है। तो सेल्फ लॉ कह सकते हो, सेल्फ गवर्नमेंट कह सकते हो, सेल्फ रूलिंग कह सकते हो। फिर ऑटोनोमस स्टेट होता है, ऑटोनोमस कंट्री होता है ना। फिर ऑटोमेटिक का मतलब
खुद से चलने वाले मशीनों को ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। तो ऑटो से इतने सारे वर्ड्स थे, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग ईगो के बारे में, इडियो के बारे में, प्रॉपर के बारे में, सुई के बारे में। तो आज भी आप लोग बहुत कुछ सीखे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक भी करना है, भूल जाते हो यार आप लोग, कम से कम अपना तो फर्ज निभाओ। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, लाइक कर दिया करो, कुछ अच्छे कमेंट्स कर दिया करो अगर आपको फ़ायदा पहुँच रहा है तो। और मुझे इस बात की मतलब इस बात का भरोसा है कि अगर आप लोग पूरे एंड तक इस वीडियो को देखो, इसका मतलब आपको फ़ायदा पहुंच रहा है। तो कमेंट और लाइक किया करो यार, है ना। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपको मैं इसी तरीके से आगे भी पढ़ाता रहूं। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग ये रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।